हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। राष्ट्रभक्त व लोकतंत्र के सजग प्रहरी डॉक्टर अम्बेडकर जी इधर गोल में सम्मेलन के दूसरे दौर में आमंत्रित किए गए प्रतिनिधियों की सूची जुलाई 1931 के तीसरे सप्ताह में जारी हो गए। इनमें डॉक्टर अंबेडकर जी, श्रीनिवास शास्त्री, सर तेज बहादुर, सैफ्रू, एम.आर. जयकर, सर चिमनलाल, शीतलवाड़, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, सर मिर्जा इस्माइल, मोहम्मद अली जिन्ना, रामास्वामी मुदलियार प्रमुख थे। सम्मेलन के पहले दौर में भारतीय संविधान समिति में जानबूझकर डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम नहीं रखा था, क्योंकि अंबेडकर जी के ब्रिटिश सरकार विरोधी तीखे भाषण से कुछ ब्रिटिश नाराज हो गए थे। इस बार उस कमेटी में अंबेडकर जी का नाम पहले ही रख लिया। यह वह कमेटी थी जिसकी देखरेख में भारत के नए संविधान का प्रारूप तैयार होना था। बाबा साहब को कमेटी का मेंबर बनाया जाने पर ढेरों बधाई संदेश मिले। भारत से बाहर विदेशों से भी बधाइयां मिली। पहले जो अखबार अंबेडकर जी पर आशब्दों के तीर चलाते थे, वे अब उनकी देशभक्ति तथा आम भारतीय के हितों के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा करने लगे। कुलाबा समाचार एक ऐसा ही अखबार था। इसके अलावा इंडियन डेली मेल, संडे क्रॉनिकल, केसरी तथा फ्री प्रेस जर्नल जैसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय अखबारों ने अंबेडकर जी की निर्भीक राष्ट्रभक्ति और लोकतांत्रिक विचारधारा की प्रशंसा की। एक तरफ पूरी दुनिया में अंबेडकर जी की प्रशंसा हो रही थी, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि भारत की कांग्रेस पार्टी के नेता, हिंदू महासभा आर्य समाज व कई हिंदू संगठन गांधी जी को अछूतों का एकमात्र नेता प्रस्तुत करने तथा बाबा साहब के देशद्रोही कहने के लिए जगह जगह कुप्रचार कर रहे थे। धन्ना सेठों ने इसके लिए धन दिया और यहाँ तक कि लालच लेकर बहुत से अछूत नेताओं को भी अंबेडकर जी से अलग कर दिया। कुछ को विरोध में बोलने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन इस कुप्रचार की कुछ नहीं चली, क्योंकि देश का अछूत समाज जाग चुका था। वह अपने मसीहा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। इसलिए देश में उस कुप्रचार का अछूतों ने भारी विरोध किया तथा जगह जगह सभाएं कर बाबा साहब का पूरा समर्थन किया। बाबा साहब की प्रतिभा का जादू पूरे देश में फैल चुका था। हर ओर उनके दर्शन व सुनने के लिए अछूत लोग उमड़ पड़ते थे। गांधी जी ने बाबा साहब से मिलने की इच्छा जताई। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने की हाँ तो भर दी थी, लेकिन वास्तव में भाग लेंगे या नहीं, यह अभी रहस्य बना हुआ था। इधर वह अंबेडकर जी की प्रसिद्धि से भी परेशान थे।
वह उन दिनों बंबई के मलाबार हिल्स स्थित मणि भवन में ठहरे हुए थे। शायद वह अंबेडकर जी से मुलाकात करने के बाद ही कुछ फैसला करना चाहते थे। कांग्रेस से अपमानित अंबेडकर जी ने अपने स्वाभिमान के खातिर स्वयं गांधी जी से मिलने की पहल नहीं की। 6 अगस्त 1931 को गांधी जी ने अंबेडकर जी को एक पत्र लिखकर उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। गांधी जी ने लिखा कि उनके पास समय हो तो उस दिन रात 8 बजे उनसे मिलने का कष्ट करें। उन्होंने यह भी लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर जी को उनके पास आने में असुविधा हो तो उन्हें गांधी जी को अंबेडकर जी के निवास स्थान पर आकर उनसे भेंट करने में प्रसन्नता होगी। ध्यान हो कि 1 साल पहले साइमन कमीशन के समय गांधी जी ने ही कहा था कि साइमन कमीशन का सहयोग करने वाले अछूत नेताओं को कोई नहीं पूछता है। गांधी जी का संदेश मिलने के थोड़ी देर पहले अंबेडकर जी सांगली से बंबई लौटे थे। उस समय उन्हें हल्का बुखार था। इसके बावजूद उन्होंने गांधी जी से मणि भवन में मिलने के लिए हाँ कर दी। सहयोगियों ने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए गांधी जी को ही यहाँ आने दो। लेकिन बाबा साहब ने सोचा कि यदि गांधी जी हमारे यहाँ मिलने आएंगे तो लोग मुझे ही अहंकारी कहेंगे, इसलिए खुद ही वहां जाकर मिलने का संदेश पहुंचा दिया। शाम को अंबेडकर जी का बुखार 106 डिग्री तक बढ़ गया था। इस कारण फिर संदेश भेजा कि वह बुखार उतरने के बाद ही गांधी जी से मुलाकात कर पाएंगे। जब बुखार उतर गया तो 14 अगस्त को दोपहर 2 बजे गांधी जी से मिलने के लिए अपने सहयोगी देवराज नायक, सीताराम शिवतरकर, प्रधान भाऊराम गायकवाड़, भास्कर राव कंद्रेकर, अमृतराव कालेकर, गणपत पघारे के साथ मणि भवन गए। अपने समय की इन दो महान हस्तियों की इस पहली भेंट के समय दोनों पक्षों के सहयोगियों की स्थिति बड़ी विचित्र थी। अंबेडकर जी मणि भवन की तीसरी मंजिल पर पहुंचे। उस समय गांधी जी नाश्ता करते समय अन्य लोगों से बातचीत कर रहे थे। अंबेडकर जी और उनके सहयोगियों ने गांधी जी का अभिवादन करने के बाद एक कम्बल पर बैठ गए। वहां आए प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए एक बार तो गांधी जी ने अंबेडकर जी की ओर खास ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब वहां आई एक यूरोपियन महिला मिस स्लेड और अन्य लोगों से बातचीत करते रहे। अंबेडकर जी के सहयोगियों को डर लगने लगा कि यदि थोड़ी देर और गांधी जी ने अंबेडकर जी को की ओर ध्यान नहीं दिया तो झगड़ा शुरू हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसी हलचल देखकर तुरंत गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर जी की ओर मुखातिब हुए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दरअसल वे दोनों एक दूसरे को पहली बार ही देख रहे थे। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद वे दोनों मुख्य विषय पर आ गए। उस महत्वपूर्ण वार्तालाप का वर्णन मराठी साप्ताहिक नवयुग के 13 अप्रैल 1947 के अंबेडकर जी विशेषांक में दिया गया है।
उसको छोटे रूप में यहाँ दिया जाता है। गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। गांधी, अच्छा डॉक्टर, आपका क्या कहना है? अंबेडकर, आपने मुझे अपने विचार बताने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं आ गया हूँ, इसलिए आप ही बताएं कि आपको क्या कहना है, या आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। गांधी, अंबेडकर की ओर तीखी नजर से घूरते हुए, मैंने सुना है आपको मुझसे और कांग्रेस से कुछ शिकायतें हैं। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं अछूतों की समस्या के बारे में सोच रहा हूँ। कांग्रेस के कार्यक्रम में अछूतों के सवाल शामिल करने के लिए मुझे कष्ट उठाने पड़े और मुश्किल से कांग्रेस के मंच पर रख पाया हूँ। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने अछूतों द्वार के लिए 24 लाख रुपए खर्च किए, फिर भी आप मेरा और कांग्रेस का विरोध कर रहे हो, जो एक ताज्जुब की बात है। इस बारे में आपको जो बताना है खुले दिल से बता सकते हैं। अंबेडकर, आपका यह कहना सही हो सकता है कि मेरे जन्म से पहले से आप अछूतों की समस्याओं के बारे में सोच रहे होंगे। सभी बुजुर्ग अपनी उम्र का हवाला देकर तर्क देते हैं। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, यह सच्चाई स्वीकार करता हूँ। यह भी सच है कि आपकी कोशिश से ही कांग्रेस ने छुआछूत निवारण के प्रोग्राम को मंजूरी दी, लेकिन मैं साफ कहता हूँ कि कांग्रेस ने औपचारिक स्वीकृति देने के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस की अछूतों के प्रति यह सहानुभूति दिखावटी है, ढोंग है। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अछूतों के कल्याण हेतु 24 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन वह पैसा यूं ही उड़ाया गया। इतने ही रुपयों से मैं अछूत समाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सकता था। यदि आप पहले मेरे से संपर्क करते तो अच्छा रहता। कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए खादी की तरह छुआछूत निवारण की शर्त लागू होती तो नासिक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने अछूतों के मंदिर प्रवेश का विरोध न किया होता। कांग्रेसी अपने घरों में अछूतों को नौकरी नहीं देते हैं और न ही अछूत विद्यार्थियों की मदद करते हैं। कांग्रेस सिद्धांतों की बजाय संगठन को अधिक महत्व देती है। यही मेरा आप पर और कांग्रेस पर बड़ा आरोप है। आप कहते हैं कि अंग्रेज सरकार का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमारी समस्याओं के प्रति सवर्ण हिंदुओं का भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। और जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होता, हम कांग्रेस तथा हिंदुओं का विश्वास कभी नहीं करेंगे। हम खुद की सहायता करने और स्वाभिमान के साथ जीने में विश्वास करते हैं। हम किसी महान नेता या महात्मा पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। इतिहास में हमें बताया कि महात्मा तेज गति से आने वाले चक्रवात की तरह धूल तो उड़ा सकते हैं, लेकिन वे समाज के स्तर को ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते। कांग्रेस मुझसे नफरत करती है, मुझे देशद्रोही कहती है, मेरे सामाजिक उद्धार के आंदोलनों का विरोध करती है। अम्बेडकर द्वारा कड़वे लेकिन सच्चाई भरे
मुंह तोड़ जवाब के कारण वहां का वातावरण गंभीर हो गया। क्रोध के कारण अंबेडकर का चेहरा लाल हो गया, भौहें तन गई। फिर थोड़ा रुक कर बोले, गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। अंबेडकर का यह रौद्र रूप देखकर गांधी जी भी सकपका गए और उन्होंने बीच में ही कहा, डॉक्टर साहब, आपके पास मातृभूमि है। गोल में सम्मेलन में आपके कार्य के बारे में मुझे जो रिपोर्ट मिली है, उससे सिद्ध होता है कि आप एक महान देशभक्त हैं। यह भी मैं कहता हूँ। उस धर्म को मैं मेरा धर्म कैसे मानूं? अंबेडकर, गांधी जी, आप कहते हैं कि मेरी मातृभूमि है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। जिस धर्म और देश में हमें कुत्तों बिल्लियों से भी नीच माना जाता है, जिस धर्म तथा देश में हम सार्वजनिक स्थानों पर पानी नहीं पी सकते, उस देश को मैं अपना देश कैसे मानूं? कैसे कहूँ? उस धर्म को मैं मेरा धर्म कैसे मानूं? सच्चे व स्वाभिमानी अछूत को ऐसे देश पर अभिमान कभी नहीं हो सकता। मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। उसका मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझसे ऐसा कराने का सारी जिम्मेदारी रूढ़वादी सवर्ण हिंदुओं की है। देश के हित में कोई घातक कार्य न हो, इसका मुझे पूरा ध्यान है, लेकिन मैं अछूतों के मानवीय अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करता रहूंगा। गांधी जी ने जिस उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर को मिलने के लिए बुलाया था, वह अंबेडकर के तीखे तेवर देखकर पूरा नहीं हो पा रहा था। वातावरण में गर्माहट बढ़ रही थी। गांधी जी जान चुके थे कि अंबेडकर उन लोगों में से नहीं है जिन्हें गांधी जी अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सकते थे। इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण सवाल दाग दिया, जिसके लिए यह मीटिंग रखी गई थी। अंबेडकर जी, यह सब जानते हैं कि सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक लिहाज से मुसलमान व सिखों की तुलना में अछूत काफी पिछड़े हुए हैं। पहले गोल में सम्मेलन में मुसलमानों के पृथक राजनैतिक अधिकारों की स्वीकृति दी है और राजनैतिक संरक्षण तथा संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है। अछूतों के लिए यह लाभदायक है। आपकी राय क्या है? गांधी जी, मैं हिंदुओं से अछूतों की राजनैतिक पृथकता के खिलाफ हूँ। वह एक प्रकार से आत्मघात ही होगा। अंबेडकर, उठते हुए, आपकी इस स्पष्ट राय के लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह अच्छा ही हुआ कि इस महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में हम कहाँ खड़े हैं, यह मैं जान पाया। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। यह थी अपने समय के दो महान नेता, 62 वर्षीय गांधी व 40 वर्षीय अंबेडकर जी की पहली मुलाकात। तनाव व कड़वाहट भरी यह भेंट बिना किसी ठोस नतीजे के ही खत्म हो गई। उस समय गांधी जी भारतीय राजनीति में शिखर पर थे। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सब कुछ थे। लोग उनसे काफी प्रभावित थे। ऐसे में उन्हें पलट कर जवाब देना
स्थायी प्रकोप व कटुता को मोल लेने के बराबर था, और वह भी कोई अछूत नेता उनके साथ उलझे या गांधी जी की कल्पना से परे था। लेकिन उन दो बड़े नेताओं के बीच विरोध की चिंगारी भड़क गए, और इस प्रकार गांधी अम्बेडकर के बीच एक ऐतिहासिक वैचारिक संघर्ष का अध्याय शुरू हो गया। खुद गांधी जी के लिए पहला मौका था जब किसी व्यक्ति ने उनसे कड़वी सच्चाई के साथ इस प्रकार बातचीत की हो। तब तक गांधी जी को यह भी पता नहीं था कि अम्बेडकर जी अछूत समाज से हैं। वह तो समझ रहे थे कि अम्बेडकर जी कोई ब्राह्मण युवा है जो अछूतों के सामाजिक सुधार में बहुत अधिक रुचि ले रहा है। गांधी जी उस समय भारतीय राजनीति के बेताज बादशाह थे। भारतीय राजनीति में उनका बहुत दबदबा था। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी से जो तीखे सवाल किए, वे गांधी जी के दिलो दिमाग में घूम रहे थे। दोनों नेताओं की भेंट से यह साफ हो जाता है कि साइमन कमीशन को पेश करी रिपोर्ट में राष्ट्रीयता के आधार पर संयुक्त चुनाव का समर्थन तथा पृथक चुनाव का विरोध करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के लिए अलग चुनाव तथा अलग निर्वाचन संघ की मांग क्यों की। इसका जवाब इस भेंट में बातचीत से स्पष्ट हो जाता है। नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में सवर्ण हिंदुओं ने, जिसमें नासिक जिलों कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी शामिल थे, अछूतों के साथ जो कठोरता का बर्ताव किया था, उसकी यह प्रबल प्रतिक्रिया थी। हिंदू अछूतों का सामाजिक समानता का अधिकार देना नहीं चाहते थे, और यदि अछूत लोग अधिकार प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह करते थे तो उनको डंडों से पीटा जाता था। ऐसी अवस्था में स्वाभिमानी डॉक्टर अम्बेडकर यदि अछूतों के लिए हिंदुओं से अलग राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए कोशिश करने लगे तो उनको दोष नहीं दिया जा सकता। अछूतों की हालत तो ऐसे ही हुई थी कि इधर माँ खाने को रोटी नहीं देती और उधर बाप भीख नहीं मांगने देता। यदि अछूतों के लिए अलग चुनाव की मांग करने से अम्बेडकर जी को देशद्रोही कहा गया तो उस सामाजिक व्यवस्था को ही देशद्रोही क्यों न माना जाए, जिसने सदियों से इस देश में करोड़ों अछूतों को अपना देश का कभी अनुभव ही नहीं करने दिया। ऐसे में डॉक्टर अम्बेडकर का यह कहना कि मेरी कोई मातृभूमि नहीं है, एक कड़वी सच्चाई थी। एक अन्य महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि अछूत समाज मुसलमानों से भी अधिक पिछड़ा हुआ था, और वह हिंदू समाज से मुसलमानों से भी अधिक दूर था। मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन संघ को सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी थी। सन 1916 के लखनऊ पैक्ट से कांग्रेस ने मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व को स्वीकार करके उस पर अपनी राष्ट्रीयता की मुहर लगा दी थी। ऐसी परिस्थिति में हिंदुओं का अछूतों के प्रति कठोर रुख के कारण अम्बेडकर जी ने अछूतों के लिए अलग
प्रतिनिधित्व की मांग कर दी। यदि वह देशद्रोह था तो इस देशद्रोह में सरकार, मुस्लिम लीग, कांग्रेसी, हिंदू सभी शामिल थे। संयुक्त चुनाव के समर्थक डॉक्टर अंबेडकर को अस्पृश्यता के समर्थक डॉक्टर अंबेडकर को छुआछूत के समर्थक हिंदू समाज ने मजबूर कर दिया था कि वह अलग चुनाव की मांग करें। डॉक्टर अंबेडकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन की ओर। जिस दिन दोपहर को बंबई में गांधी अंबेडकर मुलाकात हुई थी, उसी दिन शाम को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पहले बाबा साहब के लिए बंबई के काओसजी जहांगीर सभागृह में विदाई समारोह रखा गया। सभा में महिलाओं की संख्या बहुत थी। अपने ओजस्वी उद्बोधन में बाबा साहब ने कहा, भावी पीढ़ी को आज की गुलामी के निशान तक दिखाई नहीं देने चाहिए। यदि तुम अपनी दास्तां व गुलामी को खुद ही खत्म करने की प्रतिज्ञा कर लो और उसके लिए कष्ट और कठिनाइयां सहन करने को तैयार हो, इस कार्य की सफलता में मुझे समर्थ बनाने का श्रेय आपका ही होगा। आप सभी भाई बहनों का मेरे प्रति प्रगाढ़ प्रेम व सम्मान मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में बाबा साहब ने कहा, कुल 125 मेंबर्स में से सिर्फ हम 2 अछूत वर्ग से हैं, लेकिन आप भरोसा रखें, देश के करोड़ों अछूतों के मानवीय अधिकारों को हासिल करने के लिए हम जमीन आसमान एक कर देंगे। आज दोपहर गांधी जी से मुलाकात हुई थी, लेकिन वह आपके हितों के लिए कुछ नहीं करेंगे। हमें खुद अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए। संगठित होकर संघर्ष के बाद ही आप सम्मान प्राप्त कर पाओगे। शनिवार 15 अगस्त 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले लगभग सभी प्रतिनिधि मुल्तान नामक समुद्री जहाज से लंदन के लिए जाने वाले थे। बंबई के बेलार्ड पियर पर उस दिन मेला सा लग रहा था। राजा महाराजाओं से लेकर साधारण आदमी तक सभी वर्ग व समुदाय के लोग एकत्रित हुए थे। बंदरगाह पर मित्र, संबंधी, अनुयायी व प्रियजन अपने अपने प्रिय प्रतिनिधियों व देशभक्तों का प्यार से विदाई देने के लिए एकत्रित हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर इस भीड़ में अकेले व्यक्ति थे जिन्हें विशेष सम्मान मिला था। वह ज्यों ही कार से उतरे, वहां खड़े 2000 से अधिक स्वयंसेवकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर अंबेडकर की जय तथा डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा। समुद्र से उठती ऊंची लहरें भी मानो मानवता के उस मसीहा का स्वागत कर रही थी। इस सम्मेलन के गांधी जी के रवाना होने के बारे में अभी भी आशंका बनी हुई थी। इसी कारण पंडित मदन मोहन मालवीय तथा सरोजिनी नायडू ने भी इस जहाज से जाना कैंसल कर दिया। साथ में यात्रा करने वाले सप्रू, जयकर तथा अय्यर आदि
प्रतिनिधियों ने यह भी आशंका जताई कि शायद गांधी जी सम्मेलन में भाग ही नहीं ले। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को पूरा विश्वास था कि गांधी जी न केवल भाग लेंगे बल्कि वे अछूतों को अधिकार देने का विरोध भी करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने साथियों को संदेश भेजा कि यदि गांधी जी वहां अछूतों के अधिकारों का विरोध करते हैं तो देश भर में उनकी निंदा करने की पूरी तैयारी रखी जाए। उत्साह व उमंग से भरे हजारों साथियों ने बाबा साहब को बंबई से लंदन के लिए विदा किया। बंदरगाह पर डॉक्टर अंबेडकर के सर प्रभा शंकर पटरी से तकरार हो गए। पटरी ने पूछा कि गांधी जी उस मुलाकात का क्या नतीजा निकला। बाबा साहब उनकी व्यंग्यात्मक भावना को समझ गए और बोले, मुलाकात के समय आप वहीं तो बैठे थे। इस पर पटनी ने कहा, नहीं, मैं बीच में ही उठकर चला गया था। इसके बाद कल गांधी जी ने मुझे पूछा था कि हमारी बातचीत में हो रही थी, तब आप बीच में उठकर बाहर क्यों चले गए थे। उस पर मैंने गांधी जी को कहा, हिंदू धर्म शास्त्रों की यह आज्ञा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महान विभूति की निंदा करता है और यदि उस सुनने वाले व्यक्ति द्वारा निंदक की जीभ उसी जगह पर उसी क्षण नहीं काटी जा सकती है तो सुनने वाले को वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। पत्नी ने इस असभ्य, अपमानजनक व मूर्खतापूर्ण उत्तर को सुनकर डॉक्टर अंबेडकर को गुस्सा आया, लेकिन उसका जरा भी इजहार नहीं किया और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ वापस पूछा, क्यों सर प्रभाशंकर जी, आपके उस धर्मशास्त्र में ढोंगी, पाखंडी व बेहद चालूस व्यक्ति के लिए दंड का क्या विधान है। इतना पूछते ही मानो पटरी के शरीर पर तेज कोड़ा पड़ गया हो वह और गुस्से से तिलमिलाकर पूछा, आपके ऐसा पूछने का क्या अर्थ है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरे कहने का अर्थ वही है जो तुमने समझा है। गांधी जी के आसपास तुम जैसे ढोंगी व चापलूस लोगों का जमावड़ा रहता है और उन्हें इनकी गिरफ्त से मुक्त होना बहुत जरूरी है। इनकी तकरार में बाबा साहब के आक्रामक तेवर से पटरी के पसीने छूट गए। माहौल बिगड़ता देख पास ही बैठे बंबई के पुलिस कमिश्नर मिस्टर विल्सन ने बीच बचाव कर मामला ठंडा किया। ब्राह्मण सर प्रभाशंकर पटरी भावनगर की रियासत में दीवान और गांधी जी के सहयोगी थे। पटरी ने आगे समझदारी से काम लिया और बाबा साहब जैसी महान शख्सियत से टकराने से बचने में ही अपनी भलाई समझी। सैफू जयकर और डॉक्टर अंबेडकर जी भी इसी जहाज से लंदन जा रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर से मुलाकात में उन्होंने बताया कि गांधी जी और मालवीय जी गोल में सम्मेलन में आए इसकी पूरी कोशिश करेंगे।
गांधी जी के नहीं आने की बात पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, देश के हित की अपेक्षा बारडोली के मामले को अधिक महत्व का मानना मूर्खता की चरम सीमा ही है। मेरी समझ में नहीं आता कि गांधी जी मामूली शिकायतों की बजाय राष्ट्रीय समस्याओं पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते हैं। डॉक्टर मुंजे डॉक्टर अंबेडकर जी की उनके कार्यों के लिए प्रशंसा कर रहे थे। मेरा जीवन वंचितों के उद्धार के लिए, इसका मुझे संतोष है। जहाज चल पड़ा। उत्साह व उमंग से भरे हजारों साथियों ने बाबा साहब को लंदन में गोलमेज सम्मेलन के लिए विदा किया। समुद्र की ऊंची लहरों व नीले आसमान के बीच नीले सागर को चीरते हुए जहाज चला जा रहा था। करोड़ों अछूतों गूंगों को जुबान देने वाले मानवता के मसीहा को अपने कंधों पर बिठाकर वह मुल्तान जहाज मानो खुद भी गौरवान्वित हो रहा था। पास ही बैठे डॉक्टर मुंजे मौलाना शौकत अली के बीच हास्य विनोद चल रहा था, लेकिन लहरों की तेज आवाज के बीच हास्य परिहास बंद हो गया। समुद्री यात्रा में भी बाबा साहब अध्ययन व लेखन में व्यस्त रहे। इसी दौरान 19 अगस्त 1921 को बाबा साहब सपनों में खो गए और जनता अखबार के लिए पत्र लिखा। मेरे मित्रों व साथियों को ऐसा लगता है कि मैं स्वभाव से हास्य विनोदी रोमांटिक या कवि नहीं हूँ, लेकिन यदि यह सच है तो भी मेरा जीवन तो एक कविता व एक प्रचंड काव्य की तरह ही बन गया है। भारत का एक अछूत महार लड़का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा और राष्ट्र निर्माण के बारे में होने वाली चर्चा में प्रमुखता से भाग लेगा। यह बात कोई कविता, काव्य या चमत्कार नहीं है क्या, जिसे आप काव्य या रोमांस कहते हैं? उसमें मेरे जीवन क्रम से अद्भुत और क्या होगा। उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क जाते समय मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि पढ़ाई के बाद खुद के हित साधने से शुरू हुआ मेरा जीवन इतने कम समय में देश की मूक पद दलित जनता के सुख दुख के साथ एक रूप हो जाएगा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि करोड़ों अछूत भाइयों के सहयोग से मेरा जीवन इतना अधिक महत्वपूर्ण बन जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि मेरा जीवन उपेक्षितों व वंचितों के उद्धार के लिए काम आ रहा है, और ऐसा संतोष बहुत कम लोगों को मिलता है। करोड़ों पीड़ितों की मुझे पर काफी उम्मीदें हैं, इसलिए अब मेरा भी यह फर्ज बनता है कि अभावों से जूझ रहे उन अभागों के लिए कुछ करूं। 29 अगस्त को लंदन पहुंचने पर डॉक्टर अंबेडकर बुखार से बीमार पड़ गए। उन्हें जुकाम के साथ उल्टी दस्त की शिकायत भी हो गई। इसके कारण वे बहुत कमजोर हो गए। अपने सहयोगी शिव
स्यूतरकर को चिट्ठी में लिखा, इस बीमारी के कारण मैं एक आपातकालीन घटना से गुजर रहा हूँ। लेकिन साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि बीमारी के बारे में उनकी पत्नी रमाबाई को बिल्कुल नहीं बताएं। 7 सितंबर को उनकी तबीयत में सुधार हुआ, लेकिन कमजोरी काफी थी। गांधी जी लंदन के लिए रवाना होने से पहले सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सर प्रभाशंकर पटरी के साथ शिमला में वायसराय से मिले। सरकार और उनकी कांग्रेस पार्टी के बीच जो मतभेद थे, उन्हें दूर करने के बाद वे सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय और अपने परिवार के साथ गांधी जी 29 अगस्त से बंबई से रवाना होकर 2 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे। बाबा साहब को यह अच्छी तरह पता था कि दूसरी गोल में सभा में गांधी वहां अछूतों के अधिकारों के खिलाफ जरूर बोलेंगे। पहली सभा में सभी पार्टियों व समुदायों के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अछूतों के लिए रखी मांगों का समर्थन किया था। सिर्फ कांग्रेस की राय पता नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ने उसमें भाग नहीं लिया था। इसलिए गांधी जी और कांग्रेस को करारा जवाब देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरे सम्मेलन से पहले ही अपनी पुस्तक गांधी जी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटेबल्स तैयार कर ली थी। पहले सम्मेलन में कुछ 89 प्रतिनिधि आमंत्रित किए थे, लेकिन दूसरे सम्मेलन में 125 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। नए प्रतिनिधियों में मुसलमानों की ओर से मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल, ईसाइयों के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर एस के दत्तू उद्योगपति व कांग्रेस के मुख्य फाइनेंसर घनश्याम दास बिरला, सनातनी हिंदू सुधारक पंडित मदन मोहन मालवीय, कावित्री सरोजिनी नायडू प्रमुख थे। सबसे बड़ी बात थी गांधी जी की उपस्थिति, क्योंकि पहले सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, इसलिए गांधी जी भी नहीं आए थे। इस सम्मेलन से पहले ब्रिटेन में भी समान सत्ता परिवर्तन हो चुका था। लेबर पार्टी की सरकार की जगह राष्ट्रीय सरकार ले चुकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ही थे। दूसरे गोल मेज सम्मेलन में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर। 7 सितंबर 1931 को दूसरे गोल मेज परिषद शुरू हुई। इस सम्मेलन में मुख्य कार्य संघ योजना समिति यानी फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी तथा अल्पसंख्यक कमेटी का था। 15 सितंबर को गांधी जी ने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने भाषण में कांग्रेस को मुसलमानों, सिखों, फारसियों, दलितों व महिलाओं का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि कांग्रेस ही सबसे शक्तिशाली संस्था है और शुरू से ही छुआछूत मिटाने की योजना को कांग्रेस के मंच
पल लाया जा चुका है, अतः अछूतों का भी नेतृत्व करती है। कांग्रेस सभी भारतीय पुरुषों का ही नहीं बल्कि समस्त महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि वह स्वयं गांधी कांग्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि हैं, इसलिए यह समझा जाना चाहिए कि वह पूरे भारत राष्ट्र के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। गांधी जी के कहने का अंदाज ही ऐसा था। देश में सभी जाति धर्म वर्ग की संस्था कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में मैं बोल रहा हूँ। इस प्रकार गांधी जी ने अपने भाषण में यह प्रदर्शित कर दिया कि कांग्रेस एवं गांधी ही भारत के प्रमुख प्रतिनिधि हैं, जो कि एक बहुत बड़ा दावा था। गांधी जी ने कांग्रेस के अछूतों द्वार कार्यक्रम के बारे में कहा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सब जानते थे कि 1995 में कांग्रेस के पूना अधिवेशन में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में उनके कट्टर हिंदुओं ने वहां समाज सुधारकों को पंडाल में घुसने तक नहीं दिया था। सन 1922 में बारडोली कार्यक्रम में अछूतों द्वार के सवाल को फिर उठाया तो 4 सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसमें आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद संयोजक थे। स्वामी जी अखिल भारतीय स्तर पर छुआछूत के सवाल को उठाना चाहते थे। उनकी निष्ठा भी थी। वे इसके द्वारा आर्य समाज विचारधारा का प्रचार भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी छुआछूत मिटाने की मंशा पर पानी फिर गया, क्योंकि कांग्रेस ने पैसा खर्च करने से मना कर दिया। आखिर स्वामी जी को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस कभी भी इसके अमल पर गंभीर नहीं थी। कांग्रेस के जो नेता थोड़े प्रगतिशील थे, वे मानते थे कि भारत आजाद होते ही अछूतों की समस्या आसानी से हल हो जाएगी, और जो रूढ़वादी थे, उनकी छुआछूत निवारण से वैसे भी कोई लेना देना नहीं था। इस तरह ऐसे दोनों विचारधारा के नेताओं के कांग्रेस संगठन में अछूतों की समस्या पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। सच्चाई यह है कि प्रगतिशील बहुत थोड़े ही थे। कट्टर ब्राह्मण व बनिए समाज सुधार के खिलाफ थे, इसलिए कांग्रेस ऐसे कार्यक्रम में गंभीरता से कतई काम करना नहीं चाहती थी, जिसमें उसके संगठन में फूट पड़ जाए। सदियों से सताए हुए अछूतों के लिए कांग्रेस न तो ब्राह्मणों को नाराज करना चाहती थी, न बनियों, सेठों और रियासतों के सामंतों को। गांधी जी भले ही कांग्रेस को अछूतों की हिमायती पार्टी बताते थे, लेकिन कड़वी सच्चाई कुछ अलग ही थी। अम्बेडकर जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया में बहुत विस्तार से इस बारे में लिखा है। निरंकुश तानाशाही व सामंतशाही पर सवाल उठाया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी उसी दिन फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में पहला भाषण दिया। वे सिर्फ अमीर उच्च अभिजात सामंत वर्ग के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि आम जनता के प्रतिनिधि थे। उन्होंने राजा महाराजाओं की निरंकुश तानाशाही व सामंतशाही पर सवाल उठाया। मौजूद बीकानेर के महाराजा को उनकी स्थिति का एहसास करा दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि रियासतदारों की मांगे आंख बंद कर यह समय स्वीकार नहीं करेगी, तथा किसी भी
रियासत को संघ की सदस्यता यूं ही नहीं देनी जानी चाहिए। यह सुनकर बीकानेर नरेश तुरंत खड़े होकर बीच में ही बोले, रियासतदार भी अन्न की मांगे स्वीकार करने के लिए कोरा चेक लेकर नहीं बैठे हैं। उनका इशारा अछूतों की मांगों की ओर था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी बोले, सदस्यता प्राप्त करने के लिए रियासतों को यह प्रमाणित करना होगा कि उसके पास नागरिकों को सब जीवन की सुविधाएं देने के लिए जरूरी साधन व क्षमताएं हैं। क्या है? संघीय सभा के लिए रियासतों से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का जनता द्वारा चुनाव होना चाहिए, न कि राजाओं द्वारा उनका नामांकन। उन्होंने साफ कहा कि नामांकन का सिद्धांत उत्तरदायी की सरकार के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। डॉक्टर अंबेडकर जी का यह भाषण रियासतों की जनता के जनप्रिय अधिकारों की रक्षा की दिशा में श्रेष्ठ भाषण था। उनके इस क्रांतिकारी विचारों से राजा महाराजाओं को जोरदार झटका लगा। वे घबरा गए। उनके भाषण का असर यह हुआ कि बाद के वक्ताओं ने अपने भाषणों में थोड़ा भाग डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों का समर्थन करने या विरोध करने के लिए जोड़ दिया। गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ सहानुभूति रखते हुए कहा, मेरी विनम्र दृष्टि में हमें यह अधिकार नहीं है कि हम रियासतों को यह निर्देश दें कि वे यह करें और या ना करें। गोलमेज सम्मेलन में सभी अल्पसंख्यकों तथा राजशाही राज्यों के प्रतिनिधि अधिक से अधिक अपने अपने हितों की वकालत कर रहे थे। साथ में हिंदू मुस्लिम समझौते में भी रोड़ा पड़ गया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौते के लिए काफी कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों को तो मानो कोरा चेक ही दे दिया कि वे जो कुछ चाहे मांग ले, लेकिन गांधी जी सफल नहीं हो पाए। इसके साथ ही मुसलमान, अछूत भारतीय, ईसाई, इंग्लो इंडियन तथा यूरोपियन प्रतिनिधियों ने मिलकर माइनोरिटीज समझौता तैयार कर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दिया। इस समझौते की खास बात यह थी कि इसमें अछूतों के अलग प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया था। विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व को लेकर माइनॉरिटीज कमेटी में भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा, हिंदू मुस्लिम सिख समस्या के अंदर जो विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस उस फार्मूले को किसी भी रूप में अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होने देगी। जहां तक अछूतों का संबंध है, मैं अभी तक डॉक्टर अंबेडकर जी की बात को नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन यह निश्चित है कि डॉक्टर अंबेडकर जी अछूतों के हितों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस कार्य में कांग्रेस उन्हें साथ रखेगी। अछूतों का हित कांग्रेस को इतना ही प्रिय है जितना पूरे भारत में अन्य किसी व्यक्ति व वर्ग का है। अतः मैं पूरी शक्ति व क्षमता के साथ अछूतों के लिए किसी भी विशेष प्रतिनिधित्व का विरोध करूंगा।
गोल में सम्मेलन के दौरान उन्हें भारत में शिव तरकर को लिखे पत्र में लिखा, बीकानेर महाराजा ने जिन मुसलमान प्रतिनिधियों को भोज के लिए आमंत्रित किया था, उन सब में रोहिल कौम के होने की श्रेष्ठता का भाव था। ऐसा डॉक्टर साफत अहमद का कहना था। भारत में जाति भेद से पैदा हुए रोग से हिंदू माता के अहिंदू बच्चे यानी मुसलमान भी इस रोग से पीड़ित थे। इस प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी की सोमवार 14 सितंबर को दूसरी बैठक थी। सोमवार को गांधी जी मौन रहते हैं, लेकिन उनके मौन व्रत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी बीच एक दिन गांधी जी के पुत्र देवीदास गांधी डॉक्टर अंबेडकर जी से मिले। 15 अक्टूबर 1931 को जनता के लिए भेजे गए पत्र में डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा, देवीदास गांधी जी ने कहा कि मेरे पिताजी गांधी जी आपसे मिलना चाहते हैं। सरोजिनी नायडू के निवास पर मैं गांधी जी से मिलने गया। वे अपनी चित्त परिस्थित शैली में बोले, बताइए आपको क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए यह मैं कई बार खुले आम बता चुका हूँ। फिर बार बार वही सवाल पूछा जाता है और वही उत्तर बार बार देना पड़ता है। फिर भी अछूतों के लिए मुझे मांगी मनवानी थी, इसलिए एक बार फिर विस्तार से गांधी जी को बताया। रात 8 बजे से 11 बजे तक चर्चा चली। वे चरखा चलाते हुए ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने उनसे इस बारे में विचार जानने चाहे तो सरोजिनी नायडू ने इशारा कर कुछ न कहने को कहा। वे धीरे से कुछ शब्द बोले। आखिर मैं रात 11 बजे वापस आ गया। यह बात बाद में मुझे मालूम हुई कि मेरे मिलने से पहले वहाँ मुसलमानों के अधिकारों के बारे में जिन्ना व गांधी के बीच मुलाकात हो चुकी थी।